नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः एराइच क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन क्लियर है, विलियन वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और सॉल्यूशन में हमने लास्ट क्लास में वाष्प दाब क्या होता है और वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं क्लियर, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में डिस्कस करना है मुझे दोस्तों राउल्ट का नियम। क्या चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में? हम लोग राउल्ट के नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों देखिएगा, हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम सुने दोस्त, राउल्ट का नियम क्या कहता है? पहले तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझें। साथियों, राउल्ट का नियम ये कहता है कि दो शुद्ध वाष्पशील द्रवों को अगर मिला दिया जाए तो प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होता है। राउल्ट ये कहता है, समझने की कोशिश करें। एक इस तरह से आप लोग पात्र लेते हैं, क्लियर है क्या? इस पात्र के अंदर एक द्रव्य A और दूसरा द्रव्य आपने क्या मिला दिया बेटा? B। ये दोनों शुद्ध वाष्पशील द्रव्य है, क्लियर है क्या? राउल्ट ये कहना चाह रहा है कि भाई घटक A का जो वाष्प दाब है वो इसकी मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होगा, घटक B का वाष्प दाब है वो B की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होगा। ये राउल्ट कहना चाह रहा है, क्लियर है क्या? तो देखिएगा, इसकी मोल भिन्न में मान के चल रहा हूं बेटा XA है और इसकी मोल भिन्न में क्या कह रहा हूं बेटा XB है। इसका वाष्प दाब मैं कह रहा हूं बेटा PA है और इसका वाष्प दाब बेटा जी क्या है? PB है, क्लियर है क्या? तो इन दो शुद्ध वाष्पशील द्रवों को मिलाया जाए। देखिएगा, राउल्ट का स्टेटमेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, यदि दो शुद्ध वाष्पशील द्रवों को मिलाया जाए, दो शुद्ध वाष्पशील द्रवों को मिलाया, दो शुद्ध वाष्पशील द्रवों को मिलाया जाता है, दो शुद्ध वाष्पशील द्रवों को मिलाया जाता है तो प्रत्येक घटक की वाष्प दाब, प्रत्येक घटक की वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होती है, उस घटक की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होती है। ऐसा कौन कहता है मेरे साथियों? राउल्ट कहता है। क्या कहता है? दो शुद्ध वाष्पशील द्रवों को मिलाया जाए तो प्रत्येक घटक की जो वाष्प दाब है वो उस घटक की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होती है। माना कि मैं मान के चल रहा हूं बेटा, देखिएगा क्या मान रहा हूं, माना कि दो शुद्ध वाष्पशील द्रव्य है, दो शुद्ध वाष्पशील द्रव्य A व B को मिलाया जाता है, A व B को मिलाया जाता है तो A तथा B की वाष्प दाब, तो A तथा B की वाष्प दाब, राउल्ट क्या कहता है? A तथा B की वाष्प दाब क्या होगा बेटा? PA समानुपाती A का मोल भिन्न तथा इधर आप लोग क्या लिख सकते हो? PB समानुपाती B की मोल भिन्न। क्या क्लियर है साथियों? A तथा B का वाष्प दाब PA बराबर क्या होगा? XA के समानुपाती और PB क्या होगा? XB के समानुपाती। अगर मैं यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा PA नॉट XA। इधर भी मैं कह सकता हूँ बेटा क्या जाएगा? PB बराबर PB नॉट, इधर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? XB लिख सकता हूँ। क्लियर है साथियों? अच्छा देखिएगा, अगर कुल वाष्प दाब की बात की जाए
कुल वाष्प दाब। भाई मिश्रण के कुल वाष्प दाब की बात की जाए तो P टोटल बराबर क्या होगा बेटा, PA प्लस PB हो जाएगा। क्लियर है साथियों? यानी आप लोग ये कह सकते हैं, बोलो क्या कह सकते हैं, P टोटल बराबर PA की वैल्यू किसके बराबर है, PA नोट XA के बराबर प्लस है PB की वैल्यू PB नोट XB के बराबर है। ये वाला P टोटल का फॉर्मूला बन जाएगा। मिश्रण का कुल दाब किसके बराबर होगा, PA नोट XA प्लस PB नोट XB होगा। साथियों क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं? चलो बेटा नेक्स्ट अपन देखते बेटा, यहां पर वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्डिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि XA किसके बराबर होता है बेटा, A का मोल बट्टा टोटल मोल, A का मोल प्लस B का मोल। वह XB किसके बराबर होता है, तो B का मोल बट्टा टोटल मोल, Na प्लस इधर आप लोग क्या लिखोगे बेटा जी, NB। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भैया आपको ये पता होना चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए P क्या है, तो आप क्या लिखोगे बेटा, मिश्रण का कुल दाब, मिश्रण का कुल दाब। P मिश्रण का कुल दाब है। कोई पूछे आपको PA क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे, द्रव्य A का वाष्प दाब या प्रेक्षित वाष्प दाब। द्रव्य A का वाष्प दाब, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, द्रव्य A का प्रेक्षित वाष्प दाब, प्रेक्षित वाष्प दाब या प्रेक्षित दाब। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अच्छा यहां पर आप लोग लिख सकते हो PB क्या होगा, तो क्या कहोगे बेटा, द्रव्य B का वाष्प दाब, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, द्रव्य B का प्रेक्षित वाष्प दाब, प्रेक्षित वाष्प दाब। उम्मीद करता हूं ये बात आपके दिमाग में क्लियर है और आपको याद भी रखना पड़ेगा मेरे साथियों। अगर आपसे कहा जाए कि सर आपने यहां पर लिखा PA नोट, इसका मतलब क्या होगा, तो शुद्ध अवस्था में द्रव्य A का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में द्रव्य A का वाष्प दाब, द्रव्य A का वाष्प दाब। PB नोट का मतलब क्या होगा बेटा, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में द्रव्य B का वाष्प दाब, द्रव्य B का वाष्प दाब, ये PB नोट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा पूरा PA नोट XA का मतलब क्या होगा, तो ये होगा बेटा A का सैद्धांतिक वाष्प दाब। क्या कह सकते हो बेटा, A का सैद्धांतिक वाष्प दाब, A का सैद्धांतिक वाष्प दाब। PB नोट XB, इसका मतलब क्या होगा, B का सैद्धांतिक वाष्प दाब, B का सैद्धांतिक वाष्प दाब। क्लियर है साथियों? XA क्या है, A की मोल भिन्न है, A की मोल भिन्न है, और बेटा XB क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे, B की मोल भिन्न है। XB क्या है, B की मोल भिन्न। तो बेटा ये जो मैंने वर्डिंग लिखा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई प्रश्न में दे दे कि भाई A का सैद्धांतिक वाष्प दाब, तो आप PA नोट नहीं लोगे। PA नोट तो क्या है, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब। PA क्या है, तो आप क्या कहोगे, A का प्रेक्षित वाष्प दाब, तो सैद्धांतिक वाष्प दाब क्या हुआ, PA नोट XA, ये क्या हो गया बेटा, A का सैद्धांतिक वाष्प दाब हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बोलो यस या नो। ये वर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम आपको यही बता रहा है कि भाई दो शुद्ध वाष्पशील द्रवों को अगर मिलाया जाए तो प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं? चलो दोस्त, अब देखिएगा राउल्ट का नियम आपको क्या बताना चाह रहा है, राउल्ट के नियम का क्या उपयोग है,
क्यों पढ़ते हैं? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राउल्ट का नियम ये निर्धारित करता है कि दिया गया विलयन आदर्श है या अनादर्श है। क्लियर है? तो यहां पर मैं एक नोट लगा रहा हूं। क्या बेटा? यूज लिख रहा हूं। यूज किसका यूज? राउल्ट के नियम का। यहां पर लिख रहा हूं बेटा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम यह निर्धारित करता है, यह निर्धारित करता है कि दिया गया विलयन आदर्श है या अनादर्श। साथियों, राउल्ट का नियम आपको क्या बता रहा है? भाई ये बता रहा है कि दिया गया विलयन आदर्श है या अनादर्श है। इस बात का अगर आपको निर्धारण करना है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? राउल्ट के नियम के द्वारा किया जा सकता है। तो अब हमें क्या डिस्कस करना होगा कि भाई आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, आदर्श विलयन क्या होगा, अनादर्श विलयन क्या होगा, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो देखिएगा यहां पर अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में। एक तरफ मैं लिख रहा हूं बेटा आदर्श विलयन और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा अनादर्श विलयन। दूसरी तरफ में क्या लिखूंगा? अनादर्श विलयन। साथियों, दोनों को अंतर के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन को। अब कोई आपसे कहे कि आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या कहोगे? वह विलयन जो सभी ताप, दाब व सांद्रता में राउल्ट के नियम की पालना करें उसे क्या बोला जाएगा? आदर्श विलयन कहा जाएगा। और वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम की पालना नहीं कर पाता है उसे क्या बोला जाएगा? अनादर्श विलयन कहा जाएगा। तो पहली बात है वह विलयन जो सभी ताप, दाब व सांद्रताओं पर, मैं परिभाषा लिख रहा हूं बेटा, वह विलयन जो सभी ताप, दाब व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करें उसे आदर्श विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? आदर्श विलयन। अगर यहां डेफिनेशन आपको देनी है तो क्या कह सकते हो? वह विलयन जो सभी ताप, दाब व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर बात है? कोई दिक्कत है? नहीं। जो राउल्ट के नियम की पालना करे वो आदर्श है, जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करे वो क्या होगा बेटा? अनादर्श होगा। ठीक बात है दोस्त? चलो साथियों, अब देखिएगा आदर्श विलयन की कुछ आवश्यक कंडीशन है, कुछ आवश्यक शर्तें हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्लियर? यानी यहां पर मैं कह सकता हूं बेटा आवश्यक शर्त, आवश्यक कंडीशन या आवश्यक शर्तें। सबसे पहली बात कहूंगा मैं, क्या लिखूंगा बेटा? आदर्श विलयन राउल्ट के नियम की पालना कर रहा है, इसका मतलब पी ए इक्वल टू क्या होगा? पी ए नोट एक्स से होगा। पी बी इक्वल टू क्या होगा? पी बी नोट एक्स बी। यानी प्रेक्षित वाष्प दाब और सैद्धांतिक वाष्प दाब बराबर है तो वो कौन सा विलयन होगा? आदर्श। अगर दोनों बराबर नहीं है
तो वो कौन सा विलयन होगा मेरे लाडलों? अनआदर्श। तो यहां पर पहली बात मैं क्या लिख रहा हूं कि भाई आदर्श विलयन की पहली शर्त होती है प्रेक्षित वाष्प दाब बराबर, बोलो कौन सा वाष्प दाब होता है? सैद्धांतिक वाष्प दाब। क्या मेरी बात क्लियर है? अर्थात आप लोग ये कह सकते हैं, बोलो क्या कह सकते हैं? पी ए इक्वल टू क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए व पी बी क्या होगा आदर्श विलयन के लिए? पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर बात है? यहां पर अगर आवश्यक शर्त की बात की जाए, आवश्यक शर्तें, तो क्या होगा बेटा? प्रेक्षित वाष्प दाब नॉट इक्वल टू सैद्धांतिक वाष्प दाब। प्रेक्षित वाष्प दाब और सैद्धांतिक वाष्प दाब बराबर नहीं होगा। क्लियर है जी? प्रेक्षित वाष्प दाब और सैद्धांतिक वाष्प दाब बराबर नहीं होगा। क्या होगा? या तो प्रेक्षित वाष्प दाब ज्यादा होगा या फिर सैद्धांतिक वाष्प दाब ज्यादा होगा, दोनों इक्वल नहीं है। तो वो विलयन कौन सा होगा मेरे दोस्त? अनआदर्श विलयन होगा, आदर्श विलयन नहीं होगा। ठीक बात है? चलो, यानी यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हैं? पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए व पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर है दोस्त? चलो, दूसरी शर्त, बेटा प्रेक्षित वाष्प दाब और सैद्धांतिक वाष्प दाब बराबर है, इसका मतलब प्रेक्षित क्वथनांक और सैद्धांतिक क्वथनांक भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा प्रेक्षित क्वथनांक इक्वल टू सैद्धांतिक क्वथनांक। प्रेक्षित क्वथनांक और सैद्धांतिक क्वथनांक बराबर। यहां पर क्या होगा मेरे लाडलों? प्रेक्षित क्वथनांक नॉट इक्वल टू सैद्धांतिक क्वथनांक। प्रेक्षित क्वथनांक और सैद्धांतिक क्वथनांक बराबर नहीं होंगे, तो वो कौन सा विलयन होगा? अनआदर्श विलयन होगा। क्लियर है दोस्तों? तीसरी बात पे आता हूं मैं। देखिएगा बात नंबर 3, सुनो भाई, अगर सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल है, आदर्श है, तो आप दोनों तत्वों को मिक्स करोगे तो ना तो उष्मा का उत्सर्जन होगा ना ही उष्मा का अवशोषण होगा। दोनों द्रव्यों को मिलाने पर उष्मा में परिवर्तन कितना मिलेगा दोस्त? 0 मिलेगा। क्लियर है क्या? तो तीसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है, दोनों द्रव्यों को मिलाने पर ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा ना ही ऊष्मा का अवशोषण होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। उष्मा में परिवर्तन कितना होगा बेटा? 0 के बराबर होगा, यानी उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगली बात इस तरफ देखें आप लोग, अनादर्श विलयन होगा ना, तो आप लोग कहोगे दोनों द्रव्यों को मिलाने पर या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या ऊष्मा का अवशोषण होगा। क्लियर है? यानी आप यहां पर ये कहोगे यहां तो उष्मा उत्सर्जित होगी या फिर उष्मा का अवशोषण होगा, तो वो विलयन कौन सा होगा? अनादर्श होगा। यानी यहां पर आप लोग कह सकते हो डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? या तो डेल्टा एच का मान कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, या फिर डेल्टा एच का मान कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। क्लियर? चलो अब बेटा देखिएगा, चौथी बात मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, बात नंबर 4। बेटा
यहां पर ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा, ना ही ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। इसका मतलब आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई 5 ml और 5 ml मिलाओगे तो 10 ml बनेगा। क्लियर है क्या? अब 5 ml और 5 ml मिलाते हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाए तो 10 ml ना बन करके 10 ml से थोड़ा क्या हुआ, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि कुछ आयतन ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन आदर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है। दोनों द्रव्यों को मिलाओगे तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 और 5 मिलाओगे तो 10 ml ही होगा। समझ में आ गई ना? ना तो इससे कम होगा, ना ही इससे ज्यादा होगा। बात क्लियर है? तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा, दोनों द्रव्यों को मिलाने पर, दोनों द्रव्यों को मिलाने पर आयतन अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है? यानी आप लोग कह सकते हो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। आयतन में परिवर्तन 0 होगा। इधर आप क्या कहोगे बेटा, दोनों द्रव्यों को मिलाने पर, दोनों द्रव्यों को मिलाने पर आयतन परिवर्तित होता है। आयतन परिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आयतन बढ़ भी सकता है और आयतन घट भी सकता है। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है दोस्त? अब बेटा देखिएगा, आपको अगर आदर्श विलयन की बात की जाए, आदर्श विलयन के कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो वो ध्यान में रखने है बेटा। अनादर्श विलयन तो आपको मैं बताऊंगा अगेन कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है धनात्मक अनादर्श और दूसरा कौन सा होता है मेरे दोस्त, है ऋणात्मक अनादर्श विलयन होता है। धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन के कितने प्रकार हो गए? तो क्लियर है क्या? उनके अलग अलग एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आदर्श विलयन के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। साथियों देखिएगा, आदर्श विलयन के उदाहरण, आदर्श विलयन के उदाहरण बेटा जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, वही एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सारे एग्जाम्पल याद रखना पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे मेरे साथियों, वही एग्जाम्पल याद रखने हैं, वही एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। उन्हीं एग्जाम्पल से आपको बेनिफिट होगा। नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का एग्जाम हो, चाहे आपके 12th बोर्ड का एग्जाम हो। क्लियर है ना? एग्जाम्पल तो किसके पूछे जाएंगे? एनसीईआरटी के ही पूछे जाएंगे। बाहर से कोई सा भी एग्जाम्पल आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त? तो आपको जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके ध्यान में रखने हैं? एनसीईआरटी के ध्यान में रखने। साथियों एक बात और बताना चाह रहा हूं, आप ना एनसीईआरटी का जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं बुक के अंदर, इसके अलावा पीछे की तरफ खूब सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जो बेनिफिट आपको एनसीईआरटी से होगा वो बेनिफिट दुनिया की किसी भी किताब से आपको नहीं हो सकता। क्लियर है ना? पढ़ना है तो क्या पढ़ना है दोस्त? एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एग्जाम्पल पढ़ने तो कहां से पढ़ने? एनसीईआरटी से। प्रश्न करने तो सबसे पहले क्वेश्चन हम कहां से करेंगे? एनसीईआरटी से करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर टाइम रहता है तो दूसरी गाइड्स देख लें, दूसरी किताबें देख लें। क्लियर है क्या? कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देख लें, उसमें से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे? एनसीईआरटी करोगे। क्यों करोगे एनसीईआरटी? क्योंकि आपको सक्सेस होना है। क्लियर है ना? आपको सिलेक्शन चाहिए नीट के अंदर, आपका सिलेक्शन होना चाहिए जेईई के अंदर। आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी ही देने वाली है। क्लियर है दोस्त? तो ध्यान रखें, एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक।
क्लियर है ना। वर्ल्ड की अगर टॉप मोस्ट बुक मुझे पूछे क्या है तो मैं क्या रिप्लाई करूंगा दोस्त, एनसीईआरटी ही करूंगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को पढ़ना कभी ना भूले। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक पेज आपको पता होना चाहिए, कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, कौन से पेज पे कौन सा एग्जाम्पल है। क्लियर, सारे एग्जाम्पल आपके किए हुए होने चाहिए एनसीईआरटी के, चाहे सॉल्व्ड एग्जाम्पल है चाहे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एक भी चीज आपको नहीं छोड़नी है। क्लियर है दोस्त। तो देखते हैं अपन आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं वो बेटा ले रहा हूं मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। क्लियर है ना, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, अगर इनका सॉल्यूशन ले लिया जाए, मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, आप सबको पता है मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH प्लस एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अगर इन दोनों को मिक्स करके कोई विलयन बनाया जाए तो वो विलयन कैसा होगा बेटा, आदर्श होगा। यानी इनका प्रेक्षित वाष्प दाब और सैद्धांतिक वाष्प दाब बराबर होगा, प्रेक्षित क्वथनांक और सैद्धांतिक क्वथनांक बराबर होगा। दोनों द्रवों को मिलाओगे, एथेनॉल तथा मेथेनॉल को मिलाओगे तो डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर दोस्त। दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या ध्यान में रखना है पता है, दूसरा एग्जाम्पल बेंजीन प्लस टॉलुइन का आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है बेटा, बेंजीन प्लस टॉलुइन का एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5 और इसके साथ क्या जुड़ेगा बेटा, CH3। इन दोनों का मिक्सर बोलो कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इनका जो मिक्सर है वो बेटा क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। एक और एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रख सकते हैं बेटा, वो एग्जाम्पल क्या है, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड। एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड, क्लियर है ना। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला C2H5, इसके साथ क्या जुड़ेगा Br, और एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला C2H5 और इसके साथ क्या जुड़ेगा I। क्लियर है दोस्त। एक और एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्लियर है, वो एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इनका मिक्सर भी बोलो कैसा होगा बेटा, आदर्श विलयन। क्लोरोबेंजीन का अगर स्ट्रक्चर बनाई जाए तो यहाँ पर क्लोरीन, और ब्रोमोबेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई जाए तो बेटा बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा, Pr हो जाएगा। क्या साथियों ये बात भी क्लियर है। इसके अलावा CCl4 प्लस SiCl4, CCl4 प्लस SiCl4, एक और एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखोगे साथियों, और वो एग्जाम्पल है बस सफिशिएंट। इतने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं साथियों, ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्लियर है ना। ये सारे के सारे आदर्श विलयन के उदाहरण थे। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अनआदर्श विलयन के अलग अलग प्रकार। अनादर्श विलयन के 2 प्रकार बताए थे, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन। साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।